Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 15 की बात करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। कि भारत में कौन कौन से हमारे एक्सटर्नल सेक्टर हैं उनके बारे में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी हम इस बुक को ओपन नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि मुझे आपका बेस बनाना है, तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 10 to 15 क्लासेस हमारी बेस पर जाएंगी। उसके बाद जब हम इसके अंदर के टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर बहुत से टॉपिक है जो मिसिंग है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको नोट्स में से ही पढ़ाऊंगा, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे कैसे किया जाता है और भारत की क्या रणनीति होती है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर। इवन भारत नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर मेन फिलॉसफी यूज की जाती है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बात बताता हूँ, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि जो हमारी कोस्टल लाइन होती है, जो हमारी बेस लाइन होती है, उसके बियॉन्ड जाके जब हम व्यापार करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। यानी जो हमारी 12 नॉटिकल माइल होता है, जब हम उसको क्रॉस कर देते हैं उसके बाद जो भी व्यापार हमारा हो रहा होगा वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कवर होगा। अब जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसमें सेल परचेज होती है, बट हम सेल को एक्सपोर्ट बोलते हैं और परचेज को इंपोर्ट बोलते हैं। याद रखना, किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना फायदेमंद होता है, इंपोर्ट करना घाटे का सौदा होता है। रीजन क्यों, उसके पीछे मैं बताता हूँ। देखो, हर कंट्री क्या चाहती है कि जितने भी हमारे टॉप 5 करेंसीज हैं, जैसे मैं बात करता हूँ डॉलर की, यूरो की, पाउंड की, जापानीज येन की और चाइनीज युआन की, ये 5 ऐसी करेंसी हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मतलब आप कहीं भी इनको दोगे ना तो कोई लेने से इसको मना नहीं करेगा। तो हम भी चाहते हैं ये जो करेंसी का रिजर्व है ये हमारे पास भी हो। कल को अगर हम बाहर से कोई माल खरीदेंगे तो ये पेमेंट करते टाइम हमारे काम आएगा। तो यानी हर कंट्री क्या चाहती है कि उसके यहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़े। और फॉरेक्स हमारा तभी बढ़ता है जब वो कंट्री अपना माल बाहर वालों को बेचेगी और बाहर वाली अपनी करेंसी में पेमेंट को करेंगे। यानी एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके पास फॉरेक्स रिजर्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये मैं सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल वर्ल्ड में 195 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं बट रियलिटी में 193 ही है। सर मतलब समझे नहीं। देखो, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है ना, तो यूएन ने जो कंट्रीज डिक्लेयर किए हैं दैट इज 193, और जो 2 कंट्रीज हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किए। बट अगर हम यूएन को छोड़ दें, तो यूएन की बातों को छोड़ दें तो वैसे 195 कंट्रीज है, बट अगर हम यूएन के हिसाब से देखें तो 193 ही कंट्री है, ठीक है। बट हम अपनी बोलते टाइम क्या बोलेंगे, 195 ही कंट्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो 195 कंट्रीज की पूरी फिलॉसफी यही होती है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर कि हर कंट्री चाहती है कि उसका जो एक्सपोर्ट हो वो ज्यादा से ज्यादा हो और इम्पोर्ट कम से कम हो। सर इम्पोर्ट कम से कम क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इंपोर्ट मतलब बाहर से माल इंडिया में मंगाएंगे तो बदले में जो हमें पेमेंट करनी होगी वो हम अपनी करेंसी में नहीं कर सकते हैं, वो हमें फॉरेक्स करेंसी में ही करनी पड़ती है। जिससे जो हमने गुल्लक में पैसे सजा के रखे थे फॉरेक्स के, वो धीरे धीरे हमारे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है इंपोर्ट को रिड्यूस करना और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना। तो वही लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, इंपोर्ट को हम रिड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि इससे फॉरेक्स रिजर्व चला जाता है हमारे पास, और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इससे फॉरेक्स रिजर्व हमारी इंडिया में आता है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये 2 टाइप की स्कीम्स है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इंपोर्ट वाले को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है इंपोर्ट को रिड्यूस करना, रिड्यूस इसलिए करना चाहती है क्योंकि इससे जो फॉरेन रिजर्व है वो चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ बैरियर्स लगाती है ताकि हम इंपोर्ट को एक लेवल तक कम कर सके। अगर ये बैरियर ना लगाया जाए तो भाई साहब हम लोग तो बाहर से इतना इतना माल खरीदे हैं, हर चीज इंपोर्टेड खरीदने लगे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या लगाती है, एक बैरियर लगाती है। अभी बैरियर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। दोस्तों याद होगा मैंने ये चीजें आपको पहले भी कराई थी, बट क्योंकि अब इस चैप्टर के अंदर वो चीज आ गई तो मुझे वो चीजें दोबारा बतानी पड़नी, ठीक है। तो बैरियर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब वो बैरियर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली प्राइस के ऊपर इंपोज किए जाते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं यूएस में जाके आईफोन बाय करता हूं तो वही मुझे आईफोन लगभग 40,000 रुपए का मिल जाता है। लेकिन जब वो इंडिया में यूएस से हम चीज़ों को मंगाते हैं, यानी इंडिया में जब आईफोन आता है तो वही आईफोन मुझे 80,000 रुपए का पड़ता है, जो कि वहां जाके लेता तो मुझे 40,000 का पड़ता। यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर बाहर से आप इंपोर्ट करते हो तो इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व जाता है। अब इस बात को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, उसमें कई टाइप के टैक्सेस या ड्यूटीज लगानी पड़ेंगी जिनसे उसका रेट बढ़ जाए। और रेट बढ़ेगा तो आप अल्टीमेटली डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। देखो खत्म तो नहीं करोगे लेकिन डिमांड कुछ ना कुछ कम कर दोगे, जिससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व का जो रिजर्व है वो कम नहीं होगा। ऐसे बैरियर को हम बोलते हैं टैरिफ।
क्या बोलते हैं, टैरिफ। तो यहाँ टैरिफ बैरियर वो बैरियर होते हैं जिसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइस पर पड़ता है, यानी सिर्फ प्राइस को बढ़ाया जाता है, बाकी आप अगर पेबल हो, आप पे कर सकते हो, तो आप कितना भी प्राइस देके कितनी भी क्वांटिटीज को खरीद सकते हो। यानी यहाँ पर एक तरह की क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं लगती है, सिर्फ प्राइस पर रेस्ट्रिक्शन लगती है। तो इसलिए ये कम खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप माल तो एटलीस्ट मंगा सकते हो ना, भले ही चीजें महंगी हो गई हो लेकिन माल तो मंगा सकते हो ना, कोई ऐसा तो नहीं कि आप इतनी ही यूनिट मंगा सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं जो टैरिफ होता है वो क्या होता है, कम डेंजरस होता है। जबकि दूसरी तरफ जो नॉन टैरिफ होता है, इसका मतलब होता है कि बाहर से जो माल आ रहा है उस पर हम कोई टैक्सेस नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप इतना ही पर्टिकुलरली माल एक साल के अंदर या एक लॉट के अंदर आप मंगा सकते हो। तो इस टाइप की जो इस टाइप की जो बैरियर होते हैं इनको हम बोलते हैं अपने पास क्या, इनको हम बोलते हैं अपने पास नॉन टैरिफ बैरियर। क्या बोलते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर। यानी सर अब हमें एक बात ये समझ आ रही है कि अगर हम बाहर से माल मंगाते हैं तो गवर्नमेंट इसको रोकना चाहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बैरियर लगाई है। बैरियर दो टाइप की लगाई है, एक टैरिफ और एक नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर वो होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स के प्राइसेस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा देती है कि चीजें महंगी हो जाती है, तो अल्टीमेटली लोग उसकी डिमांड कम करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैरिफ। बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, नॉन टैरिफ का मतलब क्या होता है? नॉन टैरिफ का मतलब होता है कि जब आप प्राइसेस पर कोई टैक्स नहीं लगाते हो, बल्कि आप उसकी क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि आप इतनी ही क्वांटिटी बाहर से मंगा सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं मंगा सकते। तो आपके हिसाब से बताओ, खतरनाक टैरिफ है या टैरिफिकेशन है? टैरिफ है या नॉन टैरिफ है? सर नॉन टैरिफ जो है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर पैसा होते हुए भी हम उतने आइटम नहीं मंगा सकते जितने की हमें नीड है। तो इसे नॉन टैरिफ जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इसके अंदर कोटा सिस्टम चलता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ। देखो नॉन टैरिफ बैरियर कितने टाइप के होते हैं और टैरिफ बैरियर कितने टाइप के, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, नॉन टैरिफ में बात करें तो नॉन, याद रखना दोनों की दोनों बैरियर है इम्पोर्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, बाहर का माल इंडिया में कम से कम आए, इसके लिए हम बैरियर लगा रहे हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी निर्धारित कर देते हैं कि एक साल के अंदर इतनी ही यूनिट या इतना ही लॉट हमारे इंडिया के अंदर एंटर करेगा। दूसरा होता है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। कोई भी प्रोडक्ट जो बाहर से इंडिया में आएगा उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, अगर ये चीजें नहीं हुई तो हम इसको इंडिया में नहीं आने देंगे। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम आईफोन बाहर से खरीदते हैं तो याद रखना, आप बाहर की आईफोन की अनबॉक्सिंग देखना, उसमें जो चार्जर मिलता है वो 110 वोल्ट का होता है और हमारे जो बिजली जाती है वो 220 वोल्ट पर जाती है। तो इसलिए इंडिया का चार्जर अलग होता है और फॉरेन में आईफोन का चार्जर बिल्कुल अलग होता है। तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इंडिया के हिसाब से बनाए जाते हैं और उनका जो सॉकेट होता है बाहर वाले का वो अलग होता है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉकेट अलग होते हैं। तो इसलिए कोई माल हम इंडिया में मंगाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड लगा देंगे कि क्या ये हमारे जो स्टैंडर्ड है, क्या ये हमारे नॉर्म्स के हिसाब से बनाए कि नहीं बनाए। पता लगा हमने आईफोन खरीद लिया और उनका चार्जर हमारे वाले सॉकेट में काम ही ना करता हो, हमारे किसी भी बिजली में काम ना करता हो, तो क्या ऐसे में हमारी सेल बढ़ेगी? उल्टा लोग उसको खरीदना और बंद कर देंगे। तो ऐसे में प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होना भी एक तरह से क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। नंबर 3, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। अगर मैं चाहता हूं बाहर से माल कम से कम इंडिया में आए तो मैं क्या करूंगा, बाहर के माल के ऊपर एक ऐसी बाउंडेशन लगा दूंगा और कहूंगा कि इंडिया के अंदर कोई भी माल वही आएगा जिस माल का 20% पार्ट आपने इंडिया के रॉ मटेरियल से बनाया हो। मतलब ये लेट सपोज अगर हम चाहते हैं आईफोन का इंपोर्ट कम से कम हो, तो मैंने एक रूल बना दिया, मतलब मैं एक गवर्नमेंट हूँ, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि इंडिया के अंदर वही आईफोन बिकेंगे जिसका 20% रॉ मटेरियल इंडिया से ही खरीदा गया हो। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो ऐसे में क्या होगा, अल्टीमेटली आईफोन वाले बोलेंगे कि नहीं हम तो भारत से कोई भी रॉ मटेरियल नहीं लेते, तो हम चाइना से लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो बनाएंगे वो इंडिया में नहीं आ पाएगा, बिकॉज हमने अपनी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट उसके अंदर क्या कर दिया, लगा दिया। तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, इंपोर्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट हो गया। नंबर 4, प्रोडक्ट लेबलिंग। मैंने क्या बोला कि इंडिया में वही प्रोडक्ट आएगा जिसकी प्रॉपर लेबलिंग हो, जिसपे प्राइस, जिसपे उसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है, ये हमारी हेल्थ के लिए हजार्डियस है या नहीं है, सारी की सारी चीजें उसके प्रोडक्ट के लेबल पे लिखे हो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लेबलिंग करने से उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट को रिड्यूस कर देते हैं। तो प्रोडक्ट की लेबलिंग भी एक तरीका होता है इंपोर्ट को कम करने का। 5वां होता है हमारा पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं कि जो भी माल बाहर से आता है हम उसको बोल देते हैं कि देखो, बेसिकली मान लो चाइना से वो माल आया, तो हमने कहा देखो पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर पोल्यूशन ना फैले। पता चले कि चाइना से जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो इस टाइप की प्लास्टिक का यूज करता है जिसको गलाना, जिसको जब हम जलाते हैं तो इतनी जहरीली गैसें निकलती हैं कि अगर उसको कोई इनहेल कर ले तो वो बेहोश भी हो सकता है। तो इस टाइप से अगर कोई प्लास्टिक का आप यूज कर रहे हो, पैकेजिंग का यूज कर रहे हो, तो ऐसी पैकेजिंग आप यूज नहीं कर सकते। तो हम जो बता रहे हैं इस टाइप की पैकेजिंग यूज कर रहे हो तो ही माल हम इंडिया में आने देंगे, अदरवाइज नहीं आने देंगे। तो अल्टीमेटली हम क्या लगा रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और ये प्राइस को लेकर नहीं है, ये नॉन टैरिफ है, यानी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है।
सिक्स है आपका काउंसलिंग फॉर्मेलिटीज। काउंसलर फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है जितनी भी एम्बेसीज होती हैं, हमने क्या बोला कि अगर कोई भी माल इंडिया में आना चाहता है तो पहले आप हमारी इंडिया की एम्बेसी से पूछो, वो एम्बेसी डिसाइड करेगी इंडिया में माल आएगा या नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली क्या करूँ मैं, एक रेस्ट्रिक्शन ही तो लगा रहा हूँ। कोई भी सेलर होगा जब इसके ऊपर इतनी सारी आप चीजें इंपोज कर दो तो अल्टीमेटली वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, भाई मैं नहीं बना रहा, मैं बनाऊंगा तो लेकिन इंडिया में नहीं बेच रहा। तो अल्टीमेटली इससे इंडिया का इंपोर्ट क्या होगा, कम, और हम यही तो चाहते हैं। तो काउंसलर फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या होता है, जो एम्बेसीज वगैरह होते हैं उनसे पहले प्रायर अप्रूवल लो, प्रायर परमिशन लो, उसके बाद ही माल इंडिया के अंदर आएगा, और इतनी आसानी से मिलती नहीं है अप्रूवल, ठीक है। सेवंथ है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। क्या आप लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में एक्सचेंज हैं, अगर हैं तो ही आप इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये वो तरीके हैं जिनसे गवर्नमेंट क्या करती है कि टैरिफ लगा लगा के ये क्या करती है, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करती है। यहाँ कहीं भी गवर्नमेंट ने प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं डाला, बल्कि क्वांटिटी पर या उसकी क्वालिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, और इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ पॉलिसी। अल्टीमेटली क्यों लगाई जाती है, ताकि हम अपने इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकें। बोलो यहाँ तक कि आप लोगों को बात समझ आई है। और ये क्या होते हैं, ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पैसा होते हुए भी ज़्यादा यूनिट्स नहीं मंगा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्वांटिटी पर क्या लगा दी है, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस क्या होते हैं, कम खतरनाक होता है। अल्टीमेटली क्या हो, सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी तो बढ़ी है ना, बावजूद इसके गुड्स तो आप इंपोर्ट कर सकते हो ना जितनी मर्जी चाहे, बस पैसा होना चाहिए आपके पास। तो आप खुद देख पा रहे हो नॉन टैरिफ खतरनाक है, टैरिफ कम खतरनाक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वर्ल्ड WTO क्या होता है। अब जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, मैंने WTO के बारे में बताया भी था आपको, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है, वो ये चाहता है कि जितने भी कंट्रीज आपस में व्यापार करें उनके व्यापार को बढ़ाया जाए, रीजनल इंटीग्रेशन ज़्यादा की जाए, ताकि उनके बीच में तालमेल अच्छा बने और व्यापार बढ़ते ही जाए। यही तो मेन काम है WTO का। WTO ने देखा ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं जो इन प्रैक्टिसेस को यूज़ करती हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ की प्रैक्टिसेस वो ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्योंकि टैरिफ के अंदर तो फिर भी माल इंडिया में आ जाएगा, बट नॉन टैरिफ में वो माल इंडिया में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में WTO ने देखा कि अगर नॉन टैरिफ पॉलिसी कोई भी कंट्री लगाती है तो इससे व्यापार में कमी आती है, एक गिरावट देखने के लिए मिलती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। और WTO क्या चाहती है, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना। तो ऐसे में WTO ने बोला कि आप इस नॉन टैरिफ वाली पॉलिसीज को हटाओ, आप नॉन टैरिफ नहीं लगाओगे, और अगर कहीं लगा रखा है तो इसको कन्वर्ट करो किसमें, टैरिफ पॉलिसी के अंदर। मैं रिपीट कर दूं, WTO बोलती है कि व्यापार हमारा ना नॉन टैरिफ की वजह से बहुत ज्यादा रुक जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो आपने जिन जिन जगहों पर नॉन टैरिफ पॉलिसी लगाई है इसको कन्वर्ट करो टैरिफ पॉलिसी के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, टैरिफिकेशन। तो यानी टैरिफिकेशन वो प्रोसेस होती है जहां पर हम नॉन टैरिफ को कन्वर्ट करते हैं टैरिफ के अंदर, ठीक है। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये बैरियर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि WTO ने इस बैरियर को रिमूव करने के लिए बोलता है कि नॉन टैरिफ को टैरिफ में कन्वर्ट कर लो, और इस प्रोसेस को बोलता है टैरिफिकेशन। नॉन टैरिफ को किस में कन्वर्ट करना, टैरिफ में। दिस इज कॉल्ड टैरिफिकेशन। बोलो यहाँ तक की चीजें क्लियर है, यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ जो टैरिफ लगाया जाता है ना, टैरिफ, ठीक है, ये कितने टाइप का होता है, किस किस तरीके से टैरिफ लगाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि इंपोर्ट पर लगाए जाते हैं ताकि इंपोर्ट को कम किया जाए। अल्टीमेटली हमारा मेन मोटिव क्या है, इंपोर्ट कम से कम करना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर इतने सारे टैक्सेस लगा देगी कि अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, मतलब जितने प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे भी डबल कॉस्ट हो जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं डिस्करेज होंगे हम बाहर से माल मंगाने के लिए, यानी इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे इंपोर्ट टैक्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। चार टाइप होते हैं। पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें आता है आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी वो कंट्री लगाती है जो कि ओरिजिन कंट्री होती है। इंपोर्ट ड्यूटी वो कंट्री लगाती है जहां पर माल जा रहा होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक ड्यूटी। अच्छा, स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि अगर बाहर से माल 1 किलो आया तो 1 किलो पर हम 10 रुपए टैक्स लगा देंगे। अच्छा, 2 किलो आया तो 20 रुपए, 3 किलो आया तो 30 रुपए। यानी हमने क्या किया हुआ है कि एक यूनिट के ऊपर, किलो के ऊपर, लीटर के ऊपर, मिलीलीटर के ऊपर, इस तरह से हमने क्या लगाया, उस पर टैक्सेस लगाए हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ड्यूटी। दूसरा होता है एड वॉलरम ड्यूटी। अच्छा, एड वॉलरम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, वेलरम मतलब वॉल्यूम, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये वॉल्यूम के ऊपर लगाया जाता है। वॉल्यूम मतलब उसकी प्राइस के ऊपर लगाया जाता है कि अगर एक माल 10 रुपए का है तो 10 रुपए का 10% आपको देना है। 12 रुपए तो 12 रुपए का 10% देना है। 13 रुपए का माल है तो 13 रुपए का 10% देना है। यानी प्राइस के ऊपर अगर हम परसेंटेज कैप लगा दें तो वो कहती है एड वॉलरम ड्यूटी। और स्पेसिफिक ड्यूटी किस पर लगती है, क्वांटिटी के ऊपर लगती है, यानी यूनिट्स के ऊपर लगती है। और अगर हम कोई ऐसी ड्यूटी लगा दें एक ही गुड्स के ऊपर जो दोनों की दोनों ड्यूटी लगा दी गई, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड ड्यूटी। कि मैंने बोला कि आपको 10 रुपए पर केजी के हिसाब से टैक्स देना है और 20 रुपए प्राइस के हिसाब से, यानी दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड ड्यूटी। नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। बोलो यहाँ तक की बात समझ आई, यस सर बिल्कुल समझ आई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस।
थर्ड क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अच्छा पर्पस क्या है, मान लो जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कह लो या अफगानिस्तान कह लो, तालिबान कह लो, वहां पर पैसों की बहुत कमी चल रही है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए नहीं लगाते कि ये इम्पोर्ट को कम करना चाहते हैं, ये उसकी आड़ में आके पैसे कमाने लग जाते हैं, ताकि टैक्सेस खूब सारा लगे तो पैसा खूब सारा आएगा। इसको बोलते हैं रेवेन्यू टैरिफ। यानी जिन लोगों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है तो वो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगाते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू टैरिफ। तो यहाँ मेन एम क्या होता है, पैसा कमाना मास कंजम्पशन के थ्रू। इसीलिए रेट जो है यहाँ पर थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि यहाँ पर बल्क क्वांटिटी आती है, समझे। दूसरा होता है प्रोटेक्टिव टैरिफ। जैसे इंडिया है, इंडिया हमेशा प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाती है। अच्छा प्रोटेक्टिव टैरिफ क्यों लगाती है, क्योंकि अगर मान लो हमने कोई बाहर से माल बनकर, जैसे चाइना है, चाइना जानती है हम जो टॉयज हैं वो इतने अच्छे बनाते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो इतने अच्छे बनाते हैं कि कम से कम प्राइस पर हमारा माल भारतवर्ष में बिकता है। अब क्या हुआ कि सेम प्रोडक्ट इंडिया की इंडस्ट्री बना रही है जिसको बनाने में 150 रुपये लग रहा है, लेकिन वही चीज चाइना वाली कंपनी 100 रुपये में बना के दे रही है। तो ऐसे में क्या होगा, चाइना का माल ज्यादा बिकेगा, क्योंकि भाई हम लोग क्या सोचते हैं कि जो चीज सस्ती मिलेगी हम तो वही खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि चाइना का व्यापार बढ़ेगा और जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, उस डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो डिक्लाइन में आ जाएगी। तो उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हम इक्वल कर देते हैं प्राइस जो हमारी डोमेस्टिक यहाँ पर चल रही है। यानी 50 रुपए का टैक्स लगा के हम उसको भी कितना का कर देते हैं, 150 रुपए का। तो यहाँ पर हमारा टैक्स लगाने का पर्पस पैसा कमाना नहीं था, बल्कि प्रोटेक्शन देना था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। और इस टाइप के टैरिफ को बोलते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव नाम से पता चला है, प्रोटेक्ट करने के लिए जो टैरिफ लगाया था उसको प्रोटेक्टिव टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाने के लिए किया जाता है। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। लेट सपोज कि चाइना एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बनाता है, लेकिन चाइना ने देखा इंडिया के अंदर 135 करोड़ की आबादी है, अगर हम इनको सेटिस्फाई कर दें तो यहाँ हमें अच्छी खासी इनकम देखने को मिल सकती है। तो चाइना ने 100 रुपए वाला जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में 80 रुपए का बेचना शुरू किया। मैं रिपीट करूं, कोई ऐसा माल जो कि चाइना में बनता है और उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 100 रुपए। आपने अकाउंट्स में या मैथ्स में तो पढ़ाई होगी, 100 रुपए में अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं तब जाके सेलिंग प्राइस आता है। लेकिन चाइना ने क्या खेल खेला, चाइना ने जो चीज 100 रुपए की बनती है चाइना में, उसको बिलो द कॉस्ट बेचना शुरू किया, मतलब 80 रुपए का बेचना शुरू किया, ये सोचते हुए कि ऐसे हम मार्केट के अंदर मोनोपोली पावर क्रिएट कर लेंगे और कोई दूसरी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं पनप पाएगी और इंडियन इंडस्ट्री सारी बंद हो जाएगी और सिर्फ हमारा ही माल बिकेगा। इस इंटेंशन से चाइना ने अपना 100 रुपए वाला प्रोडक्ट इंडिया में 80 रुपए का बेचना शुरू किया। जब हमें पता चला कि इंडिया, ये जो चाइना है, ये अपनी कॉस्ट से भी नीचे जाके प्रोडक्ट को बेच रही है, तो ऐसे में जितना उन्होंने हमें छूट दी है, जितना उन्होंने माल को सस्ता किया है, उसके इक्विवेलेंट हम क्या लगा देते हैं, टैक्सेस लगा देते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। यानी मेरे वाले एग्जांपल के अंदर चाइना में अगर वो चीज 100 रुपए की बनती है और चाइना वाले उस चीज को इंडिया में 80 रुपए का बेच रहे हैं, तो हम उस पर 20 रुपए का टैक्स लगा देंगे और उस टैक्स का नाम क्या रखेंगे, ADD, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्ट कोई कंट्री अपनी कॉस्ट से भी नीचे में बेचती है, तो ऐसे में हम जितना उन्होंने नीचे बेचा है कॉस्ट से, उतने की ड्यूटी लगा के उसको बराबरी पर ले आते हैं और इस कंसेप्ट को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। लास्ट है हमारा थर्ड पॉइंट पे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अभी काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, आप जानते हो जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं ये हमारे लिए भगवान समान होते हैं। सर भगवान समान क्यों होता है, क्योंकि देखो ये माल को जो बना रहे हैं इनको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे और जब ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, तो इसीलिए हम एक्सपोर्टर को भगवान की नजरों से देखते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्टर को भगवान की नजर से देखती है। तो ऐसे में अगर हमने एक्सपोर्टर को छूट नहीं दी माल को खरीदते टाइम या उनकी प्रोसेस को सिंप्लीफाई नहीं किया, तो एक्सपोर्टर माल ढंग से बना नहीं पाएगा और माल बनाएगा नहीं तो एक्सपोर्ट होगा नहीं, एक्सपोर्ट होगा नहीं तो फॉरेक्स रिजर्व आएगा नहीं। तो हर कंट्री अपने एक्सपोर्टर को कुछ इंसेंटिव देती है, इंसेंटिव मतलब कुछ छूट देती है, कुछ सुविधाएं देती है, जिससे उसका माल क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो माल बाहर बेचा जाता है तो क्योंकि वो सस्ता हो गया है तो इसलिए वो मार्केट में जो है उसका माल ज़्यादा बिकता है। अब जैसे मान के चलो मैं बात करता हूँ यूएसए की, यूएसए से हमने आईफोन मंगाए। अब यूएसए ने देखा कि आईफोन जो है वो इंडिया में खूब दबा के बिकते हैं, मतलब इंडिया के लोग इतने पागल हैं आईफोन के पीछे कि कितना भी महंगा कर दो हमारा आईफोन बिकेगा ही बिकेगा। अब आईफोन जब इंडिया वाले इंपोर्ट कर रहे हैं तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है हमें फॉरेक्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, जो हम नहीं चाहते करना। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने देखा कि पहले ये बताओ ये जो आईफोन बना रहे हो, ठीक है, क्या ये कॉस्ट से नीचे बेच रहे हो, अगर कॉस्ट से नीचे बेच रहे हो तो हम आपके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। अच्छा नहीं, आप एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगवाना चाहते हो, पर ये बताओ क्या तुमने इस प्रोडक्ट को यानी आईफोन को बनाते टाइम क्या अमेरिका की कंपनी ने अमेरिका के एक्सपोर्टर को कोई इंसेंटिव दिया था? अगर कोई इंसेंटिव दिया तो अल्टीमेटली उससे उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो जितना इंसेंटिव दिया उतना ही इंसेंटिव हम उसकी कॉस्ट में जोड़ देंगे टैक्स के रूप में, ताकि वो माल उतने का ही पड़े जितना बिना इंसेंटिव दिए एक एक्सपोर्टर को पड़ता। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड, दिस टैक्स इज कॉल्ड CVD,
काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या कहलाता है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो काउंटर वेलिंग क्या होता है? जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है वो अपने एक्सपोर्टर को इंसेंटिव देती है जिसके चलते प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं, तो होस्ट कंट्री को लॉस होता है। तो ऐसे में होस्टिंग कंट्री जितना आपको सब्सिडी मिला है उसके इक्विवेलेंट क्या लगा देती है? टैक्स लगा देती है, और इस टैक्स को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और ये सब्सिडी के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। यहाँ पर ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा टैक्स है जो सब्सिडी मतलब जो छूट दी जाती है सरकारों के द्वारा एक्सपोर्टर को, उसको नलीफाई कर देती है, दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो एंटी डंपिंग का मतलब होता है कि अगर बिलो द कॉस्ट आके बेचते हो तो जितना आपने बिलो द कॉस्ट किया उसके बराबर टैक्स लगाते हैं, दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। दूसरा है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, कि अगर एक्सपोर्टर को कोई इंसेंटिव मिला है तो उसके इंसेंटिव के बराबर हम उस पर क्या लगा देते हैं? टैक्सेस लगा देते हैं, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बोलो यहाँ तक की चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन मतलब क्या होता है? मान लो हमारे किसी कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, जैसे आप जानते हो जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट थे कहाँ के? यूएस के, हमारे उनसे बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो और अच्छे रिलेशन होने के चलते हमने सोचा कि व्यापार को भी हम बढ़ाएंगे अच्छे रिलेशन के साथ। तो उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, मतलब हमने टैक्स के दो रेट बनाए। एक ऐसा रेट बनाए जो सभी से चार्ज करेंगे, और एक ऐसा रेट बनाए जो हमारे फेवर्ड नेशन है, जिनके साथ हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है, उनके लिए हमने टैक्स रेट अलग रखा। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप छोटे छोटे बच्चे नहीं होते थे, तब जब आपका बर्थडे होता था तो आप अपने स्कूल में टॉफी बांटते थे और अपनी क्लासमेट को दो दो टॉफियां देते थे, ऐसा होता नहीं था? तो अपनी क्लासमेट को दो देना, बाकी लोगों को एक एक देना। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर चल रहा है। जो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं उनको हम क्या करेंगे? उनका टैक्स रेट कम कर देंगे, यानी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे। और जो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशंस नहीं है, जिनसे हमारे रिलेशन नहीं है, उनके साथ टैक्स रेट वही रखेंगे जो नॉर्मली हम सबके साथ रखते हैं। तो इसीलिए इसमें टैक्स रेट में दो चीज आती हैं, एक आता है आपका सिंगल कॉलम टैरिफ और एक आता है डबल कॉलम टैरिफ। सिंगल कॉलम टैरिफ का मतलब होता है, जैसे आप बात कर लो कहाँ की? नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया में वो तानाशाही चलती है ना, किंग जोंग एम, ठीक है? तो नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या है कि उन लोगों को किसी से मतलब नहीं है, वो अपनी इकोनॉमी को सेल्फ प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी बनाते हैं, उन्हें किसी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना, वो अपने आप में सब कुछ कर लेते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि ऐसा है भाई, चाहे हम कहीं भी माल बेचें, चाहे अपने पड़ोसी देश को बेचे, चाहे अपने दुश्मन को बेचे, किसी को बेचे, हम टैक्स का रेट सबसे एक जैसा लेंगे, यानी सभी के लिए टैक्स का रेट एक होगा। दिस इज कॉल्ड सिंगल कॉलम टैरिफ। दिस इज कॉल्ड सिंगल कॉलम टैरिफ, कि सभी के लिए टैक्स का रेट क्या होगा? बिल्कुल एक समान होगा। ठीक है, चाहे वो मोस्ट फेवर्ड नेशन हो, चाहे वो मोस्ट फेवर्ड नेशन हो, सबके लिए रेट बिल्कुल एक समान होगा। ये वो दुकानदार है जो अपने रिश्तेदारों को भी उतने का ही माल बेचता है जितने का बाकियों को बेचता है। डबल कॉलम टैरिफ का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो कुछ खास कंट्रीज हैं जिनसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं, उनके लिए टैक्स का रेट हम कुछ कम रखेंगे, और जो हमारे कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, उनके लिए टैक्स का रेट अलग रखेंगे। यानी दो टाइप की प्राइसेस या दो टाइप की टैरिफ यहाँ पर रखे जाएंगे। तो वह लिखा हुआ जो हमारी कुछ खास कंट्री उनके लिए टैक्स का रेट कम रखेंगे, बाकी सबके लिए कॉमन रेट होगा। तो लोअर रेट किसका होगा? जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, और जो अदर कंट्रीज है उनके लिए क्या होगा? वही हाई रेट होगा। तो इस हिसाब से हमारा सिंगल कॉलम और डबल कॉलम टैरिफ यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर अब मैंने आपको जो ये चीज थी, मैंने आपको यहाँ पर इंपोर्ट पर लगने वाले सारे के सारे टैक्सेस पढ़ा दिए। अभी बताया था इंटरनेशनल रेट, तो इंपोर्ट पे जो ये टैरिफ लगते हैं, तो टैरिफ दिए देखो मैंने आपको, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटी, रेवेन्यू टैरिफ, प्रोटेक्टिव टैरिफ, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सिंगल कॉलम टैरिफ और डबल कॉलम टैरिफ पूरा आपको करा दिया। यहाँ पर दो छोटी छोटी टर्म आती है, एक आती है एम्बार्गो और एक आती है ब्लॉकेड। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दें, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बंद कर दे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी हमारे सिक्योरिटी को खतरा है, अभी हमारे सॉवरेनिटी को खतरा है। मतलब क्या सर, थोड़ा एग्जांपल देकर समझाओ। एक बात बताओ, जब कोविड-19 फैला था तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाले, या ऐसे थे कि अगर सामने मिल जाए तो खत्म ही कर दें? आप समझ गए मेरी बात को। तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन कुछ खास अच्छे, खास का बिल्कुल भी अच्छे थे जब कोविड-19 फैला, जब हमें पता चला ये वुहान लैब के अंदर बनाया गया है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। तो अब एक बात बताओ, क्या उन दिनों पर हमने चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन चलाए रखे, तोड़ दिए थे? हमने मैक्सिमम ट्रेड रिलेशन तोड़ दिए थे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वायरस वो गुड्स के साथ भेज दे और इंडिया में और ज़्यादा फैल जाए। तो कुछ टाइम के लिए हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमने क्या किया, अपने पास इंपोर्ट को बंद कर दिया, और इस बंद को बोलते हैं, यानी इस रेस्ट्रिक्शन को बोलते हैं एम्बार्गो। क्या बोलते हैं? एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब होता है इंपोर्ट पर बैन लगाना नेशनल इंटरेस्ट या सेफ्टी के लिए, या उसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम बैन लगा देते हैं इंपोर्ट पे, दैट इज कॉल्ड एम्बार्गो। टैक्स नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ पूरा बैन लगा दिया हमने कि माल आएगा ही नहीं।
अगला होता है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब होता है जब दो कंट्रियों में आपस में वॉर छिड़ी होती है, तो वॉर के केस में वो हमारी एनिमी कंट्री हो जाती है और हम एनिमी कंट्री के साथ कोई ट्रेड करना नहीं चाहते। एक बात तो आपकी जिस दोस्त से लड़ाई होती है क्या उससे हेल्प मांगोगे? बिल्कुल नहीं मांगोगे। ठीक उसी तरह जब दो कंट्रियों में लड़ाई होती है तो उस टाइम पर जब हम इम्पोर्ट में बैन लगा देते हैं, इम्पोर्ट होगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं ब्लॉकेड। क्या बोलते हैं? ब्लॉकेड। मुझे लगता है इम्बार्गो में वार से लड़ाई तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होता है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी उल्टी है यहाँ पर। तो इम्बार्गो मतलब क्या होता है? इंपोर्ट पर बैन लगा देना नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल थ्रेट को देखते हुए। और ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है? जब दो कंट्रियों में वॉर होती है उसके बाद अगर इंपोर्ट में बैन लगा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लॉकेड। बोलो ये चीज समझ आए आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ से आप लोग समझ गए कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि इंपोर्ट को कम करना है और हम क्यों बोलते हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाना है? क्योंकि एक्सपोर्ट हमें क्या देता है? पैसा ला कर देता है, और इंपोर्ट से हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो चले जाते हैं। इसको रोकने के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ पॉलिसी चल रहती है। जब हम नॉन टैरिफ को टैरिफ में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को टैरिफिकेशन बोलते हैं। टैरिफ हमारे पास एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, रेवेन्यू टैरिफ, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, इस टाइप के मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी। तो बताओ ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ? ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको एक्सपोर्ट में कौन कौन से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। अभी आज की क्लास के लिए इतना देते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जितना पढ़े उतना आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। ठीक है। बहुत लंबे लंबे टॉपिक नहीं खींचने मुझे अभी आपके लिए। ठीक है। चलो, और दोस्तों ये याद था मैंने अभी इंपोर्ट वगैरह के ऊपर तालिबान का केस स्टडी कराया था। अभी केस स्टडी कहाँ होते हैं? हमारे दूसरा चैनल है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, जिस पर मैं डेली हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करता हूँ। उससे आपके जो करंट अफेयर वाले टॉपिक है वो पूरे कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों प्लीज उस चैनल को भी साथ के साथ सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा एक और चैनल है, मतलब ग्रुप है एक तरह का, जो कि टेलीग्राम पर है, इकोनॉमिक्स सीरीज टाइप करके सर्च कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस पर क्लिक करके आप सीधा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमें इनिशिएट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।